गुड आफ्टरनून बच्चों। मैथ अड्डा 16 पे आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर प्रश्नावली आगे शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.3 तक के हमने 6 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हमें 7वां क्वेश्चन पढ़ना है। तो 7वां क्वेश्चन पढ़ने से मैं आपको बता दूं कि कल वाली क्लास आपने नहीं देखा है तो उस क्लास को पहले देखना, तभी आपके आगे की क्लास समझ में आएगी। और अपने ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना। और अगर नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट में मैसेज करके बताना कि सर हमारे यहाँ नहीं समझ में आया है। तो चलो हम आज 7वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो 7वां क्वेश्चन करते हैं उससे पहले इसको पढ़ेंगे। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। जैसे ऐसे समझो, आजकल तो जैसे आर्मी वाले भर्ती चल रही है उसको समझो। जैसे ग्राउंड हुआ 400, मान लो कि ये ग्राउंड है हमारा 400 मिनट का है। कितनों का है? 400 मिनट का है। और यहां देख दो बच्चे हैं, एक तो 18 मिनट के, जैसे मान लो 18 मिनट की स्पीड से भागता है, कितनी मिनट के, और एक बच्चा है वो इसने बोला है कितने 12 मिनट की स्पीड से भागता है। तो हमें पहले भी पता है इन दोनों के बीच में कितने मिनट का अंतर चल रहा है, 6 मिनट का अंतर चल रहा है। 6 मिनट का अंतर चला। अगर ये दोनों ऐसे दौड़ेंगे तो क्या इस स्थान को कवर कर पाएंगे? नहीं, इस स्थान को कवर नहीं पाएंगे। लेकिन ये नीचे वाला जो 12 मिनट की स्पीड से भाग रहा है, अगर ये बच्चा, अगर ये स्टूडेंट थोड़ी अपनी स्पीड को बढ़ा दे, क्या करे, अपनी स्पीड को बढ़ा देगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों क्या करेंगे, एक ही स्थान पे क्या करेंगे, मिल जाएंगे। क्या करेंगे? एक ही स्थान में मिल जाएंगे। जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखना उसमें हमेशा निकलता है एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है जो कुल दूरी या कुल टाइम कितना लगा है। जैसे इस सर्किल के अंदर जो कुल टाइम है इसके घूमने का, जो इसके चारों तरफ जो दौड़ लगा रहा है उसमें कितना टाइम लग रहा है, ये निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है? एलसीएम। यदि अधिकतम पूछता कि बताओ अधिकतम कितना क्या है, तब तो हमें क्या निकालना पड़ता है? एलसीएम निकालना पड़ता। तो इसका क्या निकालेंगे हम? एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे तो वो ध्यान से देखना है। अब देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले यहां देखो, उत्तर को स्टार्ट करते हैं। तो सोनिया को कितना समय लगता है? सोनिया को एक चक्कर लगाने का समय कितना है? 18 मिनट है। कितना है? 18 मिनट है। मतलब सोनिया को एक चक्कर लगाती है तो कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट लगती है। और इसी राउंड को, मतलब ये जो एक राउंड है इसको लगाने में रवि को कितना लगता है? तो रवि को लगता है, मैं यहां डॉट डॉट कर देता हूं क्योंकि सेम है ऐसा ही। तो उसको कितना लगता है? 12 मिनट। क्या लगता है? 12 मिनट। फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। तो हम निकालेंगे एलसीएम कितना का? 18 का और 12 का। क्या निकालेंगे? 18 और 12 का क्या निकाल लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो कैसे एलसीएम मैंने निकालना आपको सिखाया था पीछे वाली क्लास में। तो यहां क्या करेंगे हम, एक बार तो 18 का निकाल लेंगे। किसका? 18 का। और फिर इधर कर लेंगे 12 का। ठीक है। या फिर हम इस साइड में कर लेते हैं, इस साइड में लिखेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो हम यहां निकाल लेते हैं किसका? 18 का और 12 का। अब आज गुणनखंड विधि से पहले गुणनखंड कर लेते हैं। इसमें 2 का लगाएंगे तो 9 बार गया, फिर 3 का लगाएंगे 3 बार गया, और फिर 3 का लगाएंगे कितनी बार गया? 1 बार। इसमें 2 का लगाएंगे 6 बार, फिर 2 का लगाएंगे 3 बार, और फिर 3 का लगाएंगे कितनी? 1 बार। इसका मतलब क्या हुआ? 12 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितने हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3। और 18 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 गुणा 3 गुणा 3। अब अगर हम एलसीएम निकालेंगे, क्या मैंने आपको यह भी बताया था कि एलसीएम कैसे निकालते हैं? जो पद अधिक बार आ रहा है उस पद को क्या लेंगे? पहले लेंगे, उसके बाद में उससे कम वालों को लेंगे, फिर उससे कम वालों के। तो सबसे अधिक पद देखो, यहां भी 2 3 है, यहां भी
2 है, मतलब दोनों ही पद क्या बराबर है, तो किसी भी पद को पहले ले लो, तो 2 गुणा 2 को ले लिया, क्योंकि यही से छोटी अभाज्य संख्या है। उसके बाद में ले लेंगे 3 गुणा 3। अब और तो लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सभी पद आ चुके हैं इसमें। अब गुणा करोगे 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, 18 दूनी कितना हो गया 36। तो उनको कितना मिनट बाद में दोनों मिल जाएंगे, तो 36 मिनट बाद में वो दोनों क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, यहां से लिख देता हूं मैं कि दोनों 36 मिनट के बाद प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। तो सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो, तो हम हमारी एक प्रश्नावली 1.3 पूरी हो गई है। अब हम प्रश्नावली शुरू करेंगे 1.4। 1.4 शुरू करने से पहले हम उसके बारे में जानेंगे कि क्या है। कुछ इसमें 2-3 प्रमेय दे रखी हैं, तो उनको समझेंगे पहले। तो चलो, कौन सी प्रश्नावली है, 1.3 है, 4 1.3 ही है। वो 1.2 का था, गलती से मैंने 1 पॉइंट कितना लिख दिया है, 3 लिख दिया। तो ये तो अब 1.3 को शुरू करते हैं। कितने को शुरू करते हैं, 1.3 को शुरू करते हैं। तो 1.3 को शुरू करने से पहले एक प्रमेय दे रखी है, उसमें वो पढ़ेंगे। तो प्रमेय क्या दे रखी है, आपकी बुक में दे रखी है, आप अच्छे से पढ़ लेंगे। तो क्या दे रखी है प्रमेय, मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो P a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। अब आपने सोचोगा सर ये कौन सी प्रमेय है ऐसी। तो देखो, पहले इस प्रमेय के बारे में जानेंगे। पहले इस प्रमेय को पढ़ो। मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या आपको मैंने बता दिया कौन सी होती हैं, जो अपने स्वयं से खुद, मतलब स्वयं से ही क्या होती है, विभाजित होती है। अन्य किसी भी संख्या से क्या नहीं होती है, विभाजित नहीं होती है। आप पीछे की क्लास से देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक अभाज्य संख्या यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो P a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। जैसे मान लेते कोई संख्या हमारे पास, जैसे मान लिया 4 है। कितनी है, 4 है। इसका जैसे मैंने वर्ग कर दिया है, जैसे कि वर्ग कितना हो गया 16। अगर ये वर्ग 2 से विभाजित होता है, तो जो वर्ग से पहले वाली संख्या थी वो भी किससे विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी। कहने का मतलब ये है। तो जैसे आप आड़ू भाषा में समझो, जैसे आड़ू भाषा चलती है हमारे यहाँ झुंझुनू जिले में ज्यादातर, तो आपको आड़ू भाषा में समझाता हूं। जैसे मान लो आप डेली 10 रोटियां खाते हो। कितनी रोटियां खाते हो, 10 रोटियां खाते हो।
आप 10 रोटियां खाते हो, ठीक है, तो आप डेली 10 रोटियां खाते हो, तो एक दिन 5 रोटियां खा लोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क पड़ेगा? 5 रोटी खा लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर डेली की आप 10 रोटियां खाते हो तो 5 रोटियां खाओगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? उसी तरह ये है कि ये 16, अगर 4 का वर्ग 16 2 से विभाजित होता है तो इसका मतलब है ये 4 भी किससे विभाजित होता है? 2 से विभाजित होता है। किससे विभाजित होता है? 2 से विभाजित होता है। तो ये पर मैं यही कहना चाह रही है कि किसी वर्ग को अगर किसी संख्या से हम विभाजित करते हैं तो उस संख्या से वर्ग होने से पहले भी वो संख्या क्या होगी? उस संख्या से विभाजित होगी। जैसे 16 अभी मैंने बोला था ये 2 से विभाजित है, तो ये किसका वर्ग है? 4 का, तो ये भी किससे विभाजित होगी? 2 से विभाजित होगी। कहने का मतलब विभाजित का मतलब डिवाइड होगी, मतलब डिवाइड का मतलब होगा कि भाग जाएगा। सीधी सी बात यह है कि इसमें किसका भाग जाएगा? 2 का। दोनों में ये दोनों क्या होंगी? इस 2 से विभाजित होगी। तो ये मैं इस प्रमेय के द्वारा आपको बताना चाह रहा था। अगर आगे हम क्वेश्चन शुरू करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि क्या है ये। और प्रश्न इतने इजी हैं कि आप 1-2 बार क्लास को देख लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो प्रमेय को मिटा देते हैं हम और अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। पिछली क्लासों में आपको मैंने उदाहरण नहीं करवाए हैं, तो इसमें आपको उदाहरण से ही शुरू कर देते हैं। तो उदाहरण से ही शुरू करते हैं। तो उदाहरण दे रखा हमें 9। इसमें क्या दे रखा है? √3 एक अपरिमेय संख्या है। और ये मैंने आपको बता दिया था अपरिमेय संख्या क्या होती है। पीछे वाली क्लास देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो इसको अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे? इसका उल्टा मानेंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है और अंतिम में जाकर इसको वापस हम गलत साबित कर देंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। बस यही हमें सिद्ध करके लेकर आना है। पहले हम इसको परिमेय मानेंगे, फिर वापस इसको अपरिमेय सिद्ध करके उत्तर लेके आ जाएंगे। तो ऐसे सिद्ध करना। तो देखो कैसे करेंगे। जैसे शुरू करते हैं, माना √3 एक परिमेय संख्या है जहां ए और बी दोनों सहअभाज्य संख्या है। अब दूसरा नाम आ गया सहभाज्य संख्या। क्या होती है सहभाज्य संख्या? का मतलब ये होता है जिनका जो HCF होता है वो कितना होता है? 1 होता है। अगर 1 के सिवा आता है तो वो सहभाज्य संख्या ही नहीं है। तो क्या करेंगे फिर आगे? क्या शुरू करते हैं? तो परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को कैसे लिखते हैं? a/b बराबर क्या लिख देंगे? √3, क्योंकि ये तो परिमेय संख्या दोनों को क्या कर दिया? बराबर कर दिया है। अब इसको उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा? √3 मल्टीप्लाई b बराबर कितना हो गया? a। अगर √3 को a से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इधर किसमें है? डिवाइड में है। डिवाइड से इधर में जाएगा तो किसमें जाएगा? मल्टीप्लाई में जाएगा। अब क्या करेंगे? हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग। क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कैसे करेंगे? हो गया। इसको करेंगे तो ये एक और याद रखना, स्क्वायर लगा हुआ तो रूट ये एच को ऐसे भी लिख सकते हैं। जब ब्रैकेट के अंदर कोई संख्या है तो उसको इस रूप में लिख रखते हैं। यदि उसका स्क्वायर लगा हुआ है, यदि किसी संख्या का स्क्वायर है तो उसको कैसे लिख सकते हैं? इस रूप में। अब देखो √3 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो इस स्क्वायर को कैसे लिखेंगे? √3 गुणा √3। अब √3 को √3 से गुणा करते तो हमेशा कितना आता है? 3 आता है। कितना आता है? 3 आता है। और b का स्क्वायर करेंगे तो b का स्क्वायर ही आता है। तो यहाँ क्या आ गया? 3b² और a का करेंगे तो a² हो गया।
यहां तक आपको समझ में आ गया। अब इस 3 को उधर भेज देंगे, ये इधर किस में है, डिवाइड, इधर किस में है मल्टीप्लाई में, उधर भेजेंगे तो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 3। अब ये देखो, जो ए स्क्वायर है वो 3 से विभाजित हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है। और अभी मैंने आपको प्रमेय बताई थी, तो उस प्रमेय को यहां लागू करेंगे, अर्थात ए स्क्वायर 3 से विभाजित है, तो ए 3 से विभाजित होगा। ए भी 3 से विभाजित, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अभी मैंने बताया था यदि ये ए स्क्वायर 3 से विभाजित होगा तो ए भी 3 से विभाजित होगा, क्योंकि मैंने पीछे आपको प्रमेय बताया है। एक बार आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले ले, इस बोर्ड पे आएगा नहीं ये। तो आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। थोड़ा यहां कर देते हैं, ऐसे लाइन खींच के मैं यहां कर देता हूं तो आप समझ जाना। ठीक है, यहां लिख देता हूं। अब यहां आ गया, देखो फिर इसके बाद में क्या करना, जो ये वाला लिखा है इसके ए का स्क्वायर हटा के इसको यहां लिखना है ए बटे 3, और या इसको किसी संख्या के बराबर मान लेना है। जैसे मान लिया मैंने के बराबर मान लिया है, के बराबर मान लिया है। अब जो ये डिवाइड हो रहा है, इस डिवाइड 3 को उधर लेके जाएंगे तो ए बराबर 3 डिवाइड मल्टीप्लाई क्यों हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई क्यों हो गया, इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे, और इस समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण नंबर 1 में क्या कर देंगे, रख देंगे। तो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो देखो ये यहां है, यहां रखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो 1 में रखेंगे तो ये तो हुई ऐसा कैसा बी स्क्वायर, ए के स्थान पर रखेंगे तो 3 क्यू स्क्वायर बटे 3 हो गया। अब देखो कितना हो गया, बी स्क्वायर बराबर 3 का 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर, तो बटे में कितना आ गया 3। अब देखो ये कैंसिल हो रहा गया, इसको यहां से काटेंगे तो कितने पर कट गया, 3 पर, तो ये हो गया बी स्क्वायर 3 के स्क्वायर, ये हो गया। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, के स्क्वायर, इस 3 को इधर भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो बी स्क्वायर बटे 3। देखो सेम यही पोजीशन बन गई है। तो अब इसको वापस ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों देखो, अब इसको कैसे लिखेंगे, यहां से मैं मिटा देता हूं। अब इसको मिटा देता हूं, चलो इसको क्यों हम पर्सन को मिटा देते हैं, यहां ये तो रहने देते हैं, तो यहां तक मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखो तो यहां क्या लिखेंगे, जहां बी स्क्वायर 3 से विभाजित है, तो बी 3 से विभाजित होगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखो बी 3 से, अभी हमने तो ए और बी को तो ये बताया था कि सहभाज्य संख्या है, क्या है, सहभाज्य संख्या है। लेकिन ये सहभाज्य संख्या का जो एचसीएफ होता है कितना होता है, 1 होता है। और यहां कितना आ रहा है इनका एचसीएफ, देखो 3 आ रहा क्या, इसका मतलब हमारी बात गलत सिद्ध हो गई क्या, विरोधो, हमारी बात का विरोधाभास हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या लिखेंगे, जहां ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, क्या है, 3 है, जो इस बात का विरोधाभास करता है, क्योंकि ए और बी का अभाज्य गुणनखंड
1 है। क्या है? 1 है, क्योंकि ये बात तो पहले ही सिद्ध हो चुकी है कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है? 1 है। तो ये कैसे, ये विरोधाभास कैसे मिला हमें, कैसे निकल के आया है? हमने जो पहले बात मानी थी कि √3 क्या है? परिमेय संख्या है, उस वजह से ये आया विरोधाभास। तो अब इसको मिटा देते हैं। तो अब ये क्यों आया है, तो हम लिखेंगे अर्थात यह विरोधाभास हमारी पूर्व कल्पना से प्राप्त हुआ है, जहां √3 एक परिमेय संख्या है। मतलब पूर्व कल्पना कौन सी? जो हमने माना कि रूट क्या है? एक परिमेय संख्या है, √3। तो जो हमारी पूर्व कल्पना थी, तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। बस ये बात लिखनी है। हमें थोड़ा सा ये लिखने में ही थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, बाकी वो तो वहां तक तो प्रॉब्लम आएगी नहीं। और आप 1-2 बार क्लास को रिवाइज कर लेंगे, और एक बार क्लास 2 बार आप 1-2 बार क्लास देख लेंगे, 1-2 बार आप अपने कॉपी के अंदर निकालेंगे, तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आवाज नहीं आनी चाहिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो चलो आगे अगला उदाहरण करते हैं, मतलब इससे आगे वाला उदाहरण करते हैं। तो वो कौन सा? उदाहरण नंबर 10। वो तो इससे भी इजी है। तो क्या है उदाहरण? उदाहरण 10 में है 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, उसको हमें उल्टा मान के चलना है, जो दे रखा है उसका भी विपरीत लेके चलना है, और उसको फिर वापस विपरीत लेकर आना है। तो ये दोनों बातें विरोधाभास हो गया कि नहीं हो गया? जैसे मैं आपको कह दूं, पहले आपको खाना खाना है, ठीक है, और फिर आपको जैसे उसको वापस निकालना है, तो ये दोनों क्या होगा? विरोधाभास नहीं हुआ क्या? क्या आप खाना खाने के बाद वापस निकाल पाओगे? तो उसी तरह जैसे ये एक तो पहले परिमेय अपरिमेय संख्या दे दी है, और उसको परिमेय संख्या हम बना ही नहीं सकते, तो ये तो विरोधाभास पैदा हो गई। तो ऐसे हमें मानना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, जहां a और b दोनों सहअभाज्य संख्या है। तो हाँ लिखेंगे, जहां 5 - √3 बराबर क्या होगा? a बटे b। क्योंकि परिमेय संख्या को तो हम किसके रूप में लिखते हैं? अंश और हर के रूप में, भिन्न के रूप में लिखते हैं, तो भिन्न के रूप में लिख दिया। देखो इस 3 को तो इस वाली साइड में ले आओ, और इस a बटे b को इस साइड में ले आओ, तो यहां हो गया √3 बराबर 5 - a बटे b। ये हो गया। अब देखो इधर लेके आएंगे तो क्या होगा? 5, इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो यहां से देखो b लेंगे, इनका एलसीएम b आ गया। अब a का भाग b में लेंगे, b बढ़ जाएगा, उस 5 को गुणा करेंगे तो 5b, और a b का b में लेंगे तो 1 बढ़ जाएगा, a को a से गुणा करेंगे तो ये वाला हो जाएगा। तो यहां से क्या आ गया? √3 बराबर 5b - a बटे b। ये आ गया। अब देखो इसको लिखना कैसे है?
हमने माना ए और दोनों क्या है, सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या मतलब पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या को हम क्या निकाल सकते हैं, परिमेय संख्या होती है परिमेय संख्या में क्या होती है, पूर्णांक संख्या तो शामिल होती है क्योंकि इसमें माइनस प्लस दोनों आती हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जहां ए और बी दोनों पूर्णांक संख्या है, जब ए और बी दोनों पूर्णांक संख्या, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। तो क्या लिखेंगे, चूंकि 5b माइनस ए एक परिमेय संख्या है, तो ये पूरी संख्या भी ये पूरी है, तो ये पूरी वाली भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो क्या लिखेंगे, 5b माइनस ए बटे बी भी एक परिमेय संख्या है। अगर ये पूरी परिमेय संख्या, तो ये √3 भी क्या है, एक परिमेय संख्या होगी। तो √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। यही बात गलत हो गया क्योंकि अभी हमने क्योंकि √3 तो एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या हो गई है। अपरिमेय संख्या हो गई तो ये तो हमारी पीछे वाली बात का क्या हो गया, विरोधाभास हो गया है। और पीछे वाली जो हमने कथन माना है उसका तो विरोधाभास हो गया है। तो हम क्या लिखेंगे, यह विरोधाभास हमारी पूर्व कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। क्योंकि हमारी पूर्व कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, जहां 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे इसको लिखेंगे। यदि देखो उससे भी छोटा है, हमें यह बता, क्योंकि हमने सहभाज्य संख्या मानी है और सहभाज्य संख्या तो पूर्णांक संख्या होती है। तो हमने क्या माना, ए और बी दोनों ही क्या है, पूर्णांक संख्या। और जब ये ए और बी दोनों पूर्णांक संख्या, इसका मतलब पूरी संख्या क्या है, एक परिमेय संख्या होगी। तो हमने माना चूंकि 5b माइनस ए एक परिमेय संख्या है, अगर ये परिमेय संख्या तो पूरी भी क्या होगी, परिमेय संख्या। 5b माइनस ए बटे बी भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमारा कथन तो हमने क्या माना था, ये तो कथन में दे रखा कि ये तो एक परिमेय संख्या है। तो ये विरोधाभास हमारी पूरक कल्पना के कारण प्राप्त है, जहां 5 माइनस √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि 5 माइनस √1 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया होगा। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से देख लेना, ठीक है। तो ले लिया होगा सभी ने। तो आज के लिए इतना ही है। आप सभी से फिर मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी अपने दोस्तों को क्लास को शेयर करना है और अगली क्लास देखने से पहले पहली क्लास को देखना है, ताकि आगे जो पढ़ाया जा रहा है वो अच्छी से समझ में आ जाए। अपने पड़ोसी हैं, दोस्त, उनको बताना कि प्रकाश सर की क्लास आती है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एक बार आप उनको बताओगे, देखेंगे, तो फिर वो भी इस क्लास का फायदा ले पाएंगे और अपने दोस्तों को बता पाएंगे। तो आप सभी से यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। मैथ अड्डा 16 में आपका सभी का धन्यवाद है।